आज हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पैमाने के प्रतिफल का नियम पढ़ेंगे। पैमाने के प्रतिफल का नियम बताता है कि दीर्घकाल में किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी साधनों को बढ़ाया जाए तो उत्पादन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दीर्घकाल एक लंबी समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, चाहे भूमि हो, चाहे श्रम हो, चाहे पूंजी हो या तकनीकी हो, सभी को परिवर्तित किया जा सकता है। जब उत्पादन के सभी साधन किसी अनुपात में बढ़ाए जाते हैं और उत्पादन पैमाने का विस्तार किया जाता है तो इसका उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है वो तीन अवस्थाएं दिखाता है। पहली अवस्था पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, दूसरी अवस्था पैमाने के स्थिर प्रतिफल, तीसरी अवस्था पैमाने के घटते प्रतिफल। अब हम इसे तालिका से समझते हैं। माना कोई फर्म है, वह 1 यूनिट लेबर लगाती है और 2 यूनिट कैपिटल लगाती है, 2 यूनिट पूंजी के लगाती है, तो उसका टोटल आउटपुट होता है 8, उत्पादन होता है 8। अब वो पैमाना बढ़ाती है, 2 यूनिट लेबर लगा रही है और 4 यूनिट कैपिटल लगा रही है, तो कुल आउटपुट होता है उसका 17। उसके बाद और पैमाना बढ़ाती है, 3 यूनिट लेबर लगाती है और 6 यूनिट कैपिटल लगाती है, तो टोटल आउटपुट होता है उसका 27, उत्पादन होता है 27। अब हम यहां पर देखते हैं कि क्या हो रहा है, 8 से 70 उत्पादन बढ़ रहा है, तो उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है, यह उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है लगातार बढ़ रही है। जैसे पहले वृद्धि हुई थी 9, फिर वृद्धि हुई 10, वृद्धि यहाँ पर 10 हुई, 9 से 10। इसका मतलब जो वृद्धि है, उत्पादन में होने वाली वृद्धि है, वह बढ़ रही। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। अब जो फर्म होती है और उत्पादन बढ़ाने के लिए 4 यूनिट श्रमिक लगाती है, 8 यूनिट कैपिटल लगा रही है, तो उसका उत्पादन होता है 38। फिर 5 यूनिट श्रमिक लगाती है, 10 यूनिट पूंजी लगाती है, तो उसका उत्पादन होता है 49। हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमने हल्के ग्रीन से भी शो किया है, पहले उत्पादन था 27, अब हुआ 38। उत्पादन में वृद्धि कितने की हुई, 11 की हुई। उसके बाद 38 से उत्पादन बढ़ के हो गया 49, 49, तो उत्पादन में वृद्धि हुई 11 की। अब यहाँ पर उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वो कांस्टेंट है, स्थिर है, तो ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। इसके बाद भी उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्म अगर अपना पैमाना बढ़ा रही है तो वो 6 यूनिट लेबर लगा रही है, 12 यूनिट कैपिटल लगा रही है, तो उसका आउटपुट हो रहा है 59। उसके बाद वो 7 यूनिट लेबर लगा रही है, 14 यूनिट कैपिटल लगा रही है, तो आउटपुट है 68। फिर 8 यूनिट लेबर लगा रही है, 16 यूनिट कैपिटल लगा रही है, तो आउटपुट है 76। तो हम देखते हैं यहाँ पर आउटपुट तो बढ़ रहा है, उत्पादन तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वह कम हो रही है, उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है। पहले 10 था, पहले 10 वृद्धि हुई इसमें, अब 9 वृद्धि हुई है, फिर 8 वृद्धि हुई। ठीक है, उत्पादन में जो वृद्धि की दर है वह कम हो रही है, 10 से 9, 9 से 8, मतलब उत्पादन बढ़ने की दर कम हो रही है। तो ये क्या दिखा रहा है, पैमाने के घटते प्रतिफल। उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। अब हम पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को समझते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का अर्थ है
साधनों में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में अधिक अनुपात से वृद्धि होती है। साधन, अगर कोई फर्म साधनों को बढ़ा रही है तो साधनों को जितना वो बढ़ा रही है उसकी तुलना में जो फर्म का उत्पादन है वह अधिक अनुपात में बढ़ता है। यदि फर्म साधनों को, उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, यदि साधनों में 25% की वृद्धि करती है तो उत्पादन 40% बढ़ जाता है। देखो, उत्पादन के साधनों में केवल 25% की वृद्धि हो रही है, लेकिन उत्पादन 40% बढ़ रहा है, तो यह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की दशा होगी। उत्पादन में साधनों की तुलना में अधिक वृद्धि हो रही है। बढ़ते प्रतिफल के क्या कारण है? इसका पहला कारण यह है कि श्रमिकों का अधिक विशेषीकरण होता है। जब कोई फर्म अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है तो क्या करती है, वो श्रमिकों के बीच में काम का विभाजन करती है। हर श्रमिक को अलग अलग काम दिया जाता है, तो जो लेबर होता है वो अपना काम करते करते, उसे रोज वही काम करना है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो एक्सपर्ट हो जाता है अपने काम, जिससे उस श्रमिक की उत्पादकता बढ़ जाती है। एक ही काम वो रोज कर रहा है, उसमें उसका हाथ बिल्कुल सेट हो गया है, जिससे क्या होता है, वो उत्पादन अधिक करता है। दूसरा कारण ये होता है कि जब क्या होता है, कोई फर्म अपना पैमाना बढ़ाती है तो अच्छी किस्म की मशीनों का प्रयोग करती है, नई तकनीक को लाती है, जिससे उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है। और इसको ही हम डायग्राम से समझते हैं। एक्स अक्ष पर हमने श्रम दिखाया है, वाई अक्ष पर हमने पूंजी दिखाई है। आईक्यू हमारा सम उत्पाद वक्र है। आईक्यू, IQ1, IQ2 यह उत्पादन के अलग अलग स्तर को दिखाते हैं। आईक्यू पर उत्पादक क्या होता है, कोई फर्म 100 इकाइयों का उत्पादन कर सकती है, अगर उसे 200 इकाइयों का उत्पादन करना है तो उसे IQ1 पर जाना पड़ेगा। अगर 300 इकाइयों का उत्पादन करना है तो उसे IQ2 पर जाना होगा। फर्म शुरू में 100 इकाइयों का अगर उत्पादन करना चाह रही है तो उसे पूंजी की 3 इकाइयां चाहिए और श्रम की भी 3 इकाइयां चाहिए। 3 इकाई श्रम और 3 इकाई पूंजी से वह 100 इकाइयों का उत्पादन करती है। अब यदि वह अपने उत्पादन में 100 की वृद्धि करना चाहे, 100 की वृद्धि करके 200 करना चाहे, 100 की वृद्धि करना चाह रही है, तो उसे केवल 2 इकाई पूंजी की और 2 इकाई श्रम की आवश्यकता होती है। वह अपने, अगर 2 इकाई पूंजी की वृद्धि की जाए और 2 इकाई श्रम की वृद्धि की जाए तो फर्म अपने उत्पादन में 100 की वृद्धि कर सकती है। 100 की वृद्धि करके वो काय पे आ जाएगी, सम उत्पाद वक्र IQ1 पर आ जाएगी, ये बिंदु B पर। अब यदि वो उत्पादन में और 100 की वृद्धि करना चाहती है तो अब उसे केवल 1 इकाई, अगर वो पूंजी में केवल 1 की वृद्धि और श्रम में 1 की वृद्धि करे, पूंजी में केवल 1 इकाई की वृद्धि कर दे, 5 से 6 में लेकर के जाए, केवल पूंजी में 1 इकाई की वृद्धि करे और श्रम में 1 इकाई की वृद्धि करे, तो वह अपने उत्पादन में 100 की वृद्धि कर सकती है। तब वह IQ2 सम उत्पाद वक्र के बिंदु C पर उत्पादन करेगी। तो इसमें उत्पादन में समान वृद्धियां प्राप्त करने के लिए, मतलब उत्पादन में केवल 100 की वृद्धि करने के लिए श्रम तथा पूंजी की उत्तरोत्तर कम अनुपातिक वृद्धियां चाहिए। जैसे पहले 3 यूनिट पूंजी और 3 यूनिट श्रम की जरूरत थी, बाद में 2 यूनिट पूंजी 2 यूनिट श्रम की आवश्यकता हुई। उसके बाद अंतिम 100 की वृद्धि करने के लिए केवल 1 यूनिट पूंजी और 1 यूनिट श्रम की जरूरत हुई, क्योंकि यहाँ पर पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल है। जो हमारा OA है, ये जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन है AB से,
और ए बी बड़ा है इससे, बीसी से। ये इसलिए बड़ा है क्योंकि और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, फर्म को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए साधनों में कम वृद्धि करनी पड़ रही है, क्योंकि यहां पर पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल लागू हो रहे हैं। अब पैमाने के स्थिर प्रतिफल पर आते हैं। यदि साधनों में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है, साधनों में जितनी वृद्धि हो रही है उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है, तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल होते हैं। यदि साधनों में, यदि सभी उत्पादन के जितने साधन है सभी में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उत्पादन भी 25% ही बढ़ जाए, तो ये पैमाने के स्थिर प्रतिफल की दशा होगी। जितनी साधनों में वृद्धि हो रही है उत्पादन में भी उतने की ही वृद्धि हो रही है। अब इसे चित्र से समझते हैं। यहां हमने श्रम दिखाया, पूंजी दिखाई है। अब 100 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए फर्म को 2 इकाई पूंजी और 2 इकाई श्रम की आवश्यकता है। अब यदि वो 200 इकाई का उत्पादन करना चाह रही है, अपना उत्पादन डबल करना चाह रही है, तो उसे पूंजी भी दुगनी लगानी पड़ेगी, श्रम भी, पूंजी और श्रम भी दुगना लगाना पड़ेगा। मतलब उत्पादन दुगना करना है तो साधन भी बढ़ा करके उसे दुगने करने होंगे। अगर यदि उत्पादन वो तिगुना करना चाहे, अगर 300 इकाई का उत्पादन करना चाहे, तो उसे साधन भी बढ़ा करके 3 गुने करने होंगे। 6 इकाई पूंजी की जरूरत होगी और 6 इकाई श्रम की जरूरत होगी 300 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए। मतलब जितना साधन बढ़ेंगे, जिस अनुपात में साधन बढ़ेंगे उस अनुपात में ही उत्पादन बढ़ेगा। यहां पर ओडी इसके बराबर है डीई के बराबर और डीई बराबर है ईएफ के बराबर। ये इसलिए है क्योंकि जिस अनुपात में साधन बढ़ रहे हैं उसी अनुपात में हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है। अब हम पैमाने के घटते प्रतिफल समझते हैं। पैमाने के घटते प्रतिफल में साधनों में जो वृद्धि होती है उसकी तुलना में उत्पादन में कम वृद्धि होती है। साधन जितना उत्पादन के साधन को फर्म जितना बढ़ा रही है उसकी तुलना में उत्पादन कम बढ़ रहा है। यदि साधनों को में 25% की वृद्धि करती है फर्म, यदि उत्पादन के जो साधन है उसमें 25% की वृद्धि करती है, लेकिन उत्पादन केवल 10% बढ़ता है। साधनों में 25% की वृद्धि कर रही है लेकिन उत्पादन केवल 10% बढ़ रहा है, तो यह पैमाने के घटते प्रतिफल की दशा होगी। अब घटते प्रतिफल के क्या कारण है? कारण यह है कि फर्म का आकार बहुत अधिक बढ़ जाता है तो मिसमैनेजमेंट हो जाता है। फर्म उतनी कुशलता से, क्योंकि फर्म का आकार काफी बढ़ गया है, उसकी देखरेख उतनी कुशलता से नहीं कर सकती जितना कि कम आकार वाली फर्म की वो कर सकती थी। फर्म का आकार बढ़ गया है तो क्या हो गया है, बहुत सारी फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। दूसरा होता है जो उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ जाती है। जैसे फर्म अपना पैमाना बढ़ा रही है तो अधिक उत्पादन कर रही है, अधिक उत्पादन कर रही है तो उसे अधिक कच्चे माल की जरूरत होगी, अधिक लेबरों की जरूरत होगी। कच्चे माल की अधिक जरूरत होगी तो कच्चे माल की मांग बढ़ जाएगी, लेबरों की मांग बढ़ जाएगी, जिससे उनकी लेबरों की कीमतें, कच्चे माल की कीमतें ये भी बढ़ जाएंगी। लेबरों की कीमतें और कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से क्या होगा, फर्म की उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगी ना। उत्पादन के साधनों की कीमतें, कच्चे माल की कीमतें या श्रमिकों की कीमतें बढ़ने से क्या होगा, फर्म की उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जिससे पैमाने के घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होंगे। अब इसको हम चित्र से समझते हैं।
एक्स अक्ष पर हमने श्रम दिखाया है, वाई अक्ष पर हमारी पूंजी है। शुरू में अगर 100 इकाई का उत्पादन करना है तो फर्म को 2 इकाई पूंजी और 2 इकाई श्रम की आवश्यकता होती है, जिससे वो 100 इकाइयों का उत्पादन कर रही है। अगर वो अब उत्पादन को बढ़ा करके उत्पादन में 100 की वृद्धि और करना चाहती है, 100 की वृद्धि करके 200 पर जाना चाहती है, अपने उत्पादन में अगर फर्म 100 की वृद्धि करना चाहती है तो उसे पूंजी की 3 इकाइयां बढ़ानी पड़ेंगी। उसे 3 इकाई पूंजी चाहिए, पूंजी की इकाइयों में 3 की वृद्धि करनी पड़ेगी और श्रम की इकाइयों में भी उसे 3 की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसका उत्पादन में 100 की वृद्धि होगी। अब वो यहां H बिंदु के बाद वो उत्पादन और 100 बढ़ाना चाह रही है, और 100 बढ़ाना चाह रही है, तो यहां पर उसे पूंजी में 4 इकाई की वृद्धि करनी होगी और श्रम में भी 4 इकाई की वृद्धि करनी होगी, तब जाकर के उसे उत्पादन में 100 की वृद्धि प्राप्त होगी। सबसे पहले हम 100 का उत्पादन करते हैं। फर्म 100 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए उसे केवल 2 इकाई पूंजी और 2 इकाई श्रम की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर उत्पादन में 100 की वृद्धि और करना चाह रही है तो उसका क्या हो जा रहा है, पूंजी की मात्रा भी अधिक लगानी पड़ रही है, उसे श्रम की मात्रा भी अधिक लगानी पड़ रही है। उसके बाद और 100 वृद्धि करना चाह रही है उत्पादन में, तो फिर उसे पूंजी की मात्रा और अधिक बढ़ानी पड़ रही है, श्रम की मात्रा और अधिक बढ़ानी पड़ रही है। तो उत्पादन में समान वृद्धियां प्राप्त करने के लिए श्रम तथा पूंजी की उसे लगातार अधिक वृद्धियां चाहिए। पहले 2 चाहिए थी, फिर 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए। तो यहां पर ये क्या दिखा रहा है, पैमाने के घटते प्रतिफल की दशा को व्यक्त करता है। यहां पर ओजी है, ओजी कम है जीएच से और जीएच कम है एचके से, जो ये दिखा रहा है कि उत्पादन में समान वृद्धियां प्राप्त करने के लिए श्रम तथा पूंजी की लगातार अधिक वृद्धियां चाहिए, अनुपातिकता से अधिक वृद्धियां चाहिए। तो यह पैमाने के घटते हुए प्रतिफल को व्यक्त करता है।